सोचिए, किसी देश का संविधान आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ नियमों और कानूनों की एक मोटी सी किताब? नहीं, उसमें उस देश की आत्मा बसती है। एक नैतिक दिशा होती है जो बताती है कि राष्ट्र को किस तरफ जाना है। आज हम भारतीय संविधान के उसी नैतिक कंपास यानी राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि इन सिद्धांतों का असली मकसद क्या है। फिर हम देखेंगे कि भारत के भविष्य के लिए 3 अलग-अलग सपनों को इनमें कैसे बुना गया है। इसके बाद एक बहुत बड़े सवाल से रूबरू होंगे कि जब समाज का लक्ष्य और व्यक्ति का अधिकार टकराए तो क्या होता है। और आखिर में ये जानेंगे कि ये सिर्फ किताबी बातें क्यों नहीं है, बल्कि आज भी हमारे देश की दिशा तय करने में इनका कितना बड़ा हाथ है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, एक संविधान का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या नहीं करना है, बल्कि ये बताना भी है कि हमें मिलकर क्या हासिल करना है। तो सवाल ये है कि सिर्फ अधिकार देने के अलावा एक देश का, एक राज्य का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। क्या संविधान का काम बस एक रेफरी की तरह है जो देखे कि कोई फाउल ना करे, या फिर इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। और वो आइडिया है एक कल्याणकारी राज्य का। मतलब एक ऐसा देश बनाना जहां सरकार सिर्फ पुलिस और अदालतें ना चलाए, बल्कि अपने हर एक नागरिक की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए भी एक्टिव होकर काम करे। और यही यही इन सिद्धांतों का असली लक्ष्य है। और इस महान लक्ष्य को हासिल करने का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे संविधान के भाग 4 में दिया गया है। इन्हें ही हम राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या DSP कहते हैं। और ये कमाल का आइडिया हमने 1937 के आयरिश संविधान से प्रेरणा लेकर अपने संविधान में शामिल किया। अब एक दिलचस्प बात, ये जो सिद्धांत है ना, ये कोई ऐसी वैसी बेतरतीब लिस्ट नहीं है। असल में ये भारत के भविष्य के लिए 3 बहुत अलग लेकिन बहुत शक्तिशाली नजरियों का एक संगम है। चलिए इस वैचारिक DNA को डिकोड करते हैं। पहला नजरिया है समाजवादी। इसका सीधा सा मकसद है समाज में गैर बराबरी को कम करना और एक ऐसा लोकतंत्र बनाना जहां सिर्फ वोट देने की आज़ादी न हो, बल्कि आर्थिक आज़ादी भी हो। जरा सोचिए, इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी नीतियां बनाना जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटें। ये पक्का करना कि काम चाहे कोई भी करे, मेहनताना बराबर मिले। और सबसे जरूरी ये सुनिश्चित करना कि कोई गरीब सिर्फ इसलिए इंसाफ से दूर ना रह जाए क्योंकि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। यही तो एक कल्याणकारी राज्य की पहचान है। दूसरा नजरिया हमें ले जाता है गांधी जी के सपनों के भारत में। उनका मानना था कि असली भारत शहरों में नहीं, गांवों में बसता है। उनका सपना था एक ऐसे भारत का जो अपनी जड़ों से जुड़ा हो, आत्मनिर्भर हो। तो इसी सोच से ये सिद्धांत निकले कि सत्ता का केंद्र दिल्ली न हो, बल्कि हर गांव के पास अपनी ताकत हो, अपनी ग्राम पंचायत हो, छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले और समाज के सबसे कमजोर तबके को ऊपर उठाने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ये ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ विकास का मॉडल है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी नजरिया, जो एक मॉडर्न, तर्कसंगत यानी रैशनल और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले भारत की तस्वीर पेश करता है। इस सोच में कुछ बहुत दूरदर्शी आइडियाज हैं, जैसे सभी नागरिकों के लिए एक समान पर्सनल कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से पूरी तरह आज़ाद रखना और सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र करना, पर्यावरण को बचाना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये एक ग्लोबल फॉरवर्ड लुकिंग भारत का विजन है। तो हमारे पास ये शानदार लक्ष्य तो हैं, पर यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इन बड़े बड़े सामाजिक लक्ष्यों और हर नागरिक को मिले मौलिक अधिकारों के बीच क्या रिश्ता है? क्या होगा अगर कभी ये दोनों आमने सामने आ जाएं? इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है, मौलिक अधिकार हर नागरिक के लिए एक कानूनी गारंटी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। वहीं निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक निर्देश है, एक रोड मैप है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। एक गारंटी है तो दूसरा एक लक्ष्य। अब बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
मौलिक अधिकार हमें देते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वोट देने का हक, बोलने की आज़ादी, लेकिन निदेशक सिद्धांतों का मकसद है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, मतलब समाज में बराबरी लाना। पर यहाँ लागू करने वाले कॉलम को देखिए। मौलिक अधिकारों के हनन पर हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, पर इन सिद्धांतों के लिए नहीं, और यहीं पर पूरा खेल छिपा है। आर्टिकल 37 की वो लाइन, ये लागू करने योग्य नहीं है लेकिन शासन में मौलिक हैं। तो जाहिर है इस फर्क की वजह से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ जो दशकों तक हमारी अदालतों में गूंजता रहा। अगर इन दोनों में टकराव हो तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस गुत्थी को सुलझाने में न्यायपालिका को लगभग 30 साल लग गए। चलिए इस कानूनी सफर की कहानी को समझते हैं। शुरुआत में 1951 में कोर्ट का रुख एकदम साफ था, व्यक्ति के मौलिक अधिकार सबसे ऊपर हैं। 1967 तक भी यही सोच कायम रही, लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने सब कुछ बदल दिया। यहाँ पहली बार संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत सामने आया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। और फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने इस बहस पर एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया। इस लाइन को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि इन दोनों के बीच का सामंजस्य और संतुलन ही संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। मतलब कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। ये दोनों संविधान की गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते तो क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी कागजी बातें हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। ये हर सरकार के लिए एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। मनरेगा से लेकर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट तक देश के कई बड़े और अहम कानून इन्हीं सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर बनाए गए हैं। यहाँ तक कि अदालतें भी मुश्किल कानूनों की व्याख्या करते समय इनसे दिशा लेती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हम नागरिकों के हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड की तरह हैं, जिससे हम किसी भी सरकार के काम को परख सकते हैं। तो आखिर में एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अगर ये सिद्धांत वाकई हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा है, इसका ज़मीर है, तो सवाल ये उठता है कि हम एक देश के तौर पर इन ऊंचे लक्ष्यों की तरफ कितना आगे बढ़े हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।